आज का स्टैंडर्ड जो है PSQ 4 यानी कि चैप्टर 6 जो हम पढ़ रहे हैं पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी, उसका 4th स्टैंडर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं क्वालिटी टूल्स की। सो दिस स्टैंडर्ड इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी टूल्स। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स के लिए हमें क्वालिटी टूल्स को यूज करना है। तो जो हमने बात की थी इससे पहले स्टैंडर्ड में प्रोजेक्ट की, ये तो आप समझिएगा कि हमें प्रोजेक्ट किस बेसिस पे करना है। तो जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हम करेंगे वो आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। मान लीजिए आपने कहा कि हम इसको 1 ईयर के लिए करेंगे, या 6 मंथ के लिए करेंगे, या 3 मंथ के लिए करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट को आपने इम्प्लीमेंट किया तो टाइम बाउंड हो, मेजरेबल हो, उसकी एनालिसिस की जा सके, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एज पर NABH गाइडलाइन एनुअल लेवल पे, एनुअल आपको कम से कम एक प्रोजेक्ट करना है, यानी कि हर साल कम से कम एक प्रोजेक्ट आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट करना होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट किस पे करेंगे वो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आपका जहां पर डेफिशिएंसी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है उस एरिया को आप लीजिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो जब हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें डिफरेंट क्वालिटी टूल्स हैं। जैसे मैं बात करूं एनालिटिकल टूल्स की, तो उसमें है आपका RCA होता है। RCA समझते हैं, रूट कॉज एनालिसिस। तो RCA करने के लिए हम क्या मेथड यूज कर सकते हैं? RCA करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जैसे 5 वाइज होता है, आपका फिशबोन डायग्राम भी यूज करते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा फिशबोन डायग्राम में क्या करते हैं। जैसे आपका ये मेन इसका बोन हो गई है फिश की, ये आपका मेन रूट कॉज निकल के आ गया प्रॉब्लम का। अब इसमें हो सकता है मैन, मटेरियल, हो सकता है ट्रेनिंग का प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, रिसोर्सेज, देन उसके सब हेडिंग्स भी हो सकते हैं। तो इस टाइप से करके हम एनालिसिस करते हैं और फिर हम रूट कॉज पर पहुंचते हैं। या 5 वाइज में हम किस टाइप से करते हैं, जैसे हमने पूछा कोई प्रॉब्लम हुई, क्यों हुई, तो उसका आंसर मिला आपको कि इसलिए हुई। फिर आप क्वेश्चन करते हैं क्यों हुई। जब तक आप एक्चुअल कॉज पर नहीं पहुंच जाते तब तक आप वाई का क्वेश्चन करते रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि मैंने देखा कि राउंड में OPD एरिया में बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो गलत सेग्रीगेट किया हुआ है, मतलब उसका डिस्पोजल जो है, ग्लव्स जो है वो किस में जाते हैं, रेड में, लेकिन येलो में डाल रखे हैं। तो ये डेफिशिएंसी मिली मुझे। अब मैं इसका अगर RCA करना चाहूँ तो 5 वाइज का मेथड मान लीजिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो 5 वाइज में मैं क्या करूँगा, मैंने क्वेश्चन किया कि बायोमेडिकल वेस्ट वो प्रॉपर सेग्रीगेट नहीं था, क्यों नहीं था। तो आंसर मिला आपको, हो सकता है स्टाफ को ट्रेनिंग ही ना हो। तो आपने कहा चलो स्टाफ को ट्रेनिंग ना हो, तो क्या यहाँ पर हमारा वाई खत्म हो सकता है? नहीं। फिर से हम क्वेश्चन पूछेंगे स्टाफ को ट्रेनिंग क्यों नहीं है। अब ये नहीं जो मैं बता रहा हूँ यही इसका
5 वाइज में आंसर निकलेंगे। हो सकता है स्टाफ ट्रेंड हो तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर स्टाफ ट्रेनिंग नहीं हुई है तो फिर और रीजन्स निकल के आएंगे कि फिर क्यों नहीं किया, समझ रहे? तो मैं इसको एक 5 वाइज में लेके जा रहा हूँ इस तरीके से करके। ट्रेंड नहीं है, जैसे बोला स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं है, ये हो सकता है आपने फाइंड आउट किया और पता लगा हाँ जी स्टाफ ट्रेंड नहीं है, तो आप गए स्टाफ ट्रेंड क्यों नहीं है। अब उसमें हो सकता है रीजन के इस ट्रेनिंग वाले दिन स्टाफ नहीं आया, या हमारा अभी ट्रेनिंग शेड्यूल ही नहीं बना क्लास लेने के लिए, हम कोई क्लास ही नहीं लेते न्यू कमर्स के लिए, तो क्यों नहीं लेते, या ट्रेनिंग में क्यों नहीं आया, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी थी। ठीक है, तो ट्रेनिंग का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया कि उसकी ट्रेनिंग भी हो। तो इस तरीके से करके हम रूट कॉज तक पहुंचते जाएंगे कि कहीं हम ये तो गड़बड़ नहीं कर रहे कि हमारी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही हो। और अगर आपको मिलता है कि स्टाफ ट्रेंड है तो फिर क्यों, फिर भी क्वेश्चन उठेगा देन व्हाई इट हैपेंड, स्टाफ ने गलती से कर दिया, तो गलती की है तो उस चीज़ में आपको देखना पड़ेगा कि स्टाफ की मिस्टेक है, तो फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा और थोड़ा सा बाद में कि दोबारा मिस्टेक हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर दोबारा मिस्टेक हो रही है तो हो सकता है इंटेंशनली हो। तो बहुत सारे रीजन्स उसके निकल के आ सकते हैं। तो इस टाइप से करके आपको 5 वाइज करना है रूट कॉज एनालिसिस फाइंड आउट करने के लिए। आप फिशबोन डायग्राम यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं आपको ये डिफरेंट टूल से यूज करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया आपको RCA रूट कॉज एनालिसिस, इसके अलावा आपका एनालिटिकल टूल्स में आता है रन चार्ट। अब ये रन चार्ट क्या होता है, जैसे आपका ये कि इस तरीके से करके आप ग्राफ बनते हैं, इसमें ऐसे 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 करके जो ग्राफ जाता है जो शो करता है अपर साइड लोअर साइड। तो ये एक रन चार्ट का एग्जांपल हो गया जो जनरली हम एक्सेल शीट्स के थ्रू जो डेटा बनाते हैं, क्वालिटी इंडिकेटर्स की ग्राफ प्रेजेंटेशन करते हैं कि रिपोर्टिंग एरर ये मंथ हो गया, ये आपके एरर हो गए। एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस महीने इतना हुआ, इस महीने इतना हुआ, इस महीने इतना हुआ, इस महीने इतना हुआ, हो सकता है ये कम हो जाए, हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रन चार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका स्ट्रेटिफिकेशन डायग्राम होता है। अब इसमें क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन डायग्राम में, अगेन इसी टाइप का आपका चार्ट है। इसमें आपने ये आपका इस टाइप से ग्राफ जा रहा है, तो इसमें आपने ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर आपका वो रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये मशीन A है, एक मशीन B है। तो इसका हम रिलेशंस भी निकाल सकते हैं या डिफरेंसेस भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम स्ट्रेटिफिकेशन डायग्राम कहते हैं। क्लियर है? सो फॉर एग्जांपल अगर इसमें ये ऐसे 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 जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, और अगर इसी में ये ऐसे 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 जा रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है, और अगर ये ऐसे 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 है तो ये नॉर्मल है, ना पॉजिटिव साइड है ना नेगेटिव साइड है, न्यूट्रल है ये। तो इस टाइप से करके हम उन पॉइंट्स को एनालिसिस करके हम पता लगाते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, और क्या आता है इसमें एनालिटिकल टूल्स में, नॉर्मलाइजेशन टेबल। अब ये नॉर्मलाइजेशन टेबल क्या होता है, आपने कोई भी दो चीज़ों को मान लीजिए कंपेयर करना है या तीन चीज़ों को कंपेयर करना है, तो आपने एक टेबल बनाया और उस टेबल के थ्रू उस चीज़ को कंपेयर किया। एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई कार खरीदनी है तो मैं शोरूम A पर गया, शोरूम B पर गया, शोरूम C पर गया, शोरूम D पे गया, और जो सिमिलरिटी है उनको नोट डाउन कर लिया,
डिफरेंसेस हैं उनको नोट डाउन कर लिया, और उसके बेसिस पे मैंने कॉमन चीज़ों को साइड कर लिया, और फिर उसके बेसिस पे मैंने क्या बनाया, अपना एक टेबल बना लिया, और टेबल में से फाइंड आउट किया कि मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है कहाँ पर, और उसके बेसिस पे मेरा डिसीजन होगा कि मुझे कहाँ से परचेज करना चाहिए। तो एक टेबल फॉर्म में आपने उसके प्लस माइनस लिख लिए। जैसे हम कोई कोटेशंस मंगाते हैं तो कोटेशंस में आपने उसके लिख लिए कि ये ऑफ़र कर रहा है, इसकी कॉस्ट ये है, ये बेनिफिट दे रहा है, इसकी ये वारंटी है, इसमें वारंटी नहीं है लेकिन कॉस्ट कम है। तो वो सारी चीज़ों को आपने एक टेबल फॉर्म में करके फिर उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कॉस्ट ज़्यादा बियर करना है, वारंटी भी चाहिए आपको, या कॉस्ट कम रखना है, वारंटी थोड़ी कम भी चलेगी, वॉटएवर। वो आपके डिपेंड करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपको फोकस करना है। और क्या आता है इसमें एनालिसिस टूल में, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट तो आप जानते ही होंगे। फ्लो चार्ट क्या होता है, इसके लिए भी आपके पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आप फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं, तो कुछ इस टाइप का बनता है। तो ये स्टार्ट और एंड, ठीक है, प्रोसेस के लिए इस टाइप का रहता है। और ये डायमंड टाइप का इस टाइप से करके, ये आपका डिसीजन, जैसे हम करते हैं ना यस नो, तो ये डिसीजन के लिए होता है, ठीक है। और कुछ इस टाइप से करके भी होते हैं। तो ये क्या है, स्टेप्स हैं आपकी। तो स्टेप से करके आपके फ्लो चार्ट में डिफरेंट फ्लो बने होते हैं, राउंड भी होता है, इन सब के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो फ्लो चार्ट में जनरली हमने क्या करते हैं, कोई भी इशू को, प्रॉब्लम को, या किसी भी प्रोटोकॉल को हम स्टेप वाइज मेंशन करते हैं, तो उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्रोसेस के लिए भी हो सकता है फ्लो चार्ट, कि रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास पेशेंट आता है, तो सबसे पहले पेशेंट आता है, स्टार्ट, तो वहाँ पर आ गया पेशेंट केम एट रिसेप्शन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो बोलेगा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो वो सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप उसके बाद आएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं। पहले भी आ चुके हैं तो उसका नंबर पूछा जाएगा, उसका उसी पुरानी वाली UHID में दोबारा से उसको रजिस्टर किया जाएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा, उससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाया जाएगा, और उसकी डिटेल आपके सॉफ्टवेयर में एंटर करना होगा, और उसको नया UHID जनरेट करना होगा। तो इस टाइप से करके जो जो स्टेप्स प्रोसेस होंगे, वो प्रोसेसेस को जो आप लिखते हो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। प्रॉब्लम के लिए भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हुई तो कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस टाइप से करके आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और क्या टूल है इसमें, परेटो एनालिसिस। ठीक है, परेटो एनालिसिस में क्या होता है, हिस्टोग्राम, ये भी एक टूल है। तो जो हम ये जो ग्राफ बनाते हैं ना, ये इस टाइप से करके परेटो एनालिसिस में भी ये जो हम ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें बेसिकली 80-20 रूल होता है। इसको हम 80-20 रूल भी बोलते हैं। 80-20 रूल क्या है कि 80% जो प्रॉब्लम्स हैं वो 20% इनपुट्स की वजह से होती हैं। या हम कह सकते हैं जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 80% जो काम है वो 20% एम्प्लॉय की वजह से हो रहा है।
या उन 20% की वजह से नहीं हो रहा है, अगर नेगेटिव में हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं तो बेसिकली 80-20 रूल ये है कि हमें फाइंड आउट करना है कि क्या क्या वर्क है और उस वर्क में इनपुट्स हैं वो कितने हैं और उसका रिजल्ट कितना है। तो 20% जो इनपुट्स है उसका रिजल्ट 80% होता है। सिंपल एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बताऊं कि शेयर मार्केट है या स्टॉक है मार्केट है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बिग प्लेयर हैं उसी की वजह से तो ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। तो 20% जो आपका स्टॉक है वो 80% मार्केट की वैल्यू बनाता है नहीं बनाता है। केवल 20% जो स्टॉक है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का वो 80% वैल्यू बना रहा है मार्केट की, और बाकी छोटे छोटे बहुत सारे हैं। लेकिन मेन अगर ये 20% अपना हटा लें तो जो मार्केट की वैल्यू है वो बहुत डाउन चली जाएगी। समझ गए? तो इसको हम बोलते हैं, इसके एनालिसिस जो हम करते हैं उसको हम परेटो एनालिसिस बोलते हैं या 80-20 रूल बोलते हैं। ठीक है, और हिस्टोग्राम क्या होता है वो समझ लेते हैं। हिस्टोग्राम बेसिकली जो अभी मैंने बताया उसी टाइप का ग्राफ है, लेकिन इसमें आप कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपने वेट ले लिया, ये आपने हाइट ले लिया। अब आप कह रहे हो कि हाइट बढ़ती है तो वेट भी बढ़ता है। तो अगर ऐसा है तो हाँ, नहीं है तो ना। तो ये यस भी हो सकता है, इसका रिजल्ट नो भी हो सकता है, बट आपको उसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है। किसी भी बेसिस पे कर सकते हैं। आपने कहा कि अगर मैं इस एरिया से एम्प्लॉय लेता हूं तो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, इस एरिया से एम्प्लॉय नहीं लेता हूं तो ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर्स पे आप इसको हिस्टोग्राम को बना सकते हैं और इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ, हेयर ग्रोथ, कि एज बढ़ती है तो हेयर ग्रोथ भी बढ़ती है। ये हो सकता है सही हो, ये हो सकता है गलत है। तो अगर गलत है तो वो आपका एनालिसिस में पता चल गया कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको कोई भी पॉइंट, मेजर पॉइंट्स लेके और उसकी स्टडी करने के लिए आपको हिस्टोग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारी टूल्स हैं। ये आपकी एनालिटिकल टूल्स हो गई। अब मैं बात करता हूं आपसे जो आपकी स्टैटिस्टिकल टूल होती हैं। अगेन हम ये सारी क्वालिटी टूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टूल में आपका क्या आता है? स्टैटिस्टिकल टूल्स में आपकी सैंपलिंग हो गई। स्टैटिस्टिकल टूल में आपकी सैंपलिंग। अब सैंपलिंग क्या होता है? रैंडम सैंपलिंग और आपकी नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो आप सैंपलिंग कैसे करते हैं? किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए आप सैंपलिंग कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं एमआरडी ऑडिट करता हूं, पर मैं इसका सैंपल साइज लेता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि 10% लिया मैंने। अगर मेरे यहाँ 100 पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं तो उसमें से मैं 10% यानी कि 10 एमआरडी की फाइल्स का ऑडिट करता हूं। तो मुझे इसके लिए सैंपलिंग करनी पड़ेगी कि वो 10 कौन कौन सी फाइल होंगी। तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए या सच जानने के लिए अगर हम उसमें स्पेसिफिक हो जाते हैं कि मैं इसी स्पेसिफिक
डॉक्टर की देखूंगा तो हो सकता है जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे ना हो। लेकिन अगर हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं तो हमें एक्चुअल प्रॉब्लम पता लगता है कि हो सकता है जो प्रॉब्लम हम नहीं सोच रहे हैं वो भी निकल के आए। तो रैंडम सैंपलिंग के हमने क्या किया, मान लीजिए इन 10 फाइल में से हमने कहा कि हम गूगल पर डाल के रैंडम सैंपलिंग करेंगे 100 में से कि कौन कौन से हमें वो नंबर सेलेक्ट करने हैं। वो उसने जो भी नंबर दिया 3 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 17 नंबर, 23 नंबर, हमको वो फाइल ऑडिट करना है, उसमें अपना दिमाग ही नहीं लगाना। या आपने पहले से स्ट्रेटजी बना ली कि आप हर तीसरी, 10वीं, 17वीं, 19वीं, 26वीं फाइल को ऑडिट करेंगे। तो आपने सैंपल साइज डिफाइन कर दिया कि हम ये रैंडम सैंपलिंग करेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है वो किस डॉक्टर की है, किस स्पेशलिटी की है, क्या है, राइट। इसको हम और डिवाइड करना चाहें तो हम एरिया वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं कि गायनी की उसमें से जो 10 फाइल होंगी उसमें से हम 3 फाइल लेंगे। वो 3 कौन सी होंगी, वो हम रैंडम सैंपलिंग करेंगे। और अगर हम रैंडम सैंपलिंग नहीं करते हैं तो हमारा जो मन किया हमने वो फाइल चेक कर ली तो नॉन रैंडम सैंपलिंग हो जाएगी। बट जब हम नॉन रैंडम सैंपलिंग करेंगे तो उसमें हम बायस हो सकते हैं। तो हमें बायस ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको रैंडम सैंपलिंग करना चाहिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया। इसके अलावा कंट्रोल चार्ट भी आपका स्टैटिस्टिकल टूल में आता है। अब कंट्रोल चार्ट क्या होता है, बेसिकली जो मैंने अभी आपको एक ग्राफ बनाया था जिसमें ऐसे 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 वेरिएशंस आ रहे हैं, जब आप इसमें अपर लाइन और लोअर लाइन फिक्स कर देते हैं तो वो कंट्रोल चार्ट कहलाता है। जैसे आप लैब के केसेस में पढ़ते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, कि आपका जो आपने कंट्रोल चार्ट चलाया तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें 3 रखते हैं। 3 डेविएशन, मान लीजिए 3 बार ये लाइन ऊपर क्रॉस कर गई कंटिन्यूसली एक पैरामीटर के लिए, या 3 बार नीचे चल गई तो वो डेफिशिएंसी है। और अगर इसके अंडर चल रही तो वो कंट्रोल है। कंट्रोल चार्ट का ही मतलब ये है कि आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट फिक्स कर दी कि अगर ये प्रॉब्लम इससे ऊपर जाती है तो ये प्रॉब्लम बन कोई सिचुएशन इससे ऊपर जाती है तो वो प्रॉब्लम बन जाएगी, या इस सिचुएशन से नीचे जाती है तो वो प्रॉब्लम बन जाएगी। जैसे हम क्रिटिकल वैल्यू पढ़े थे हमने, तो क्रिटिकल वैल्यूज में क्या होता है, एक तरीके से यही तो बात कही गई है कि अगर पेशेंट का प्लेटलेट्स है 20,000 से नीचे गया यहां पर तो क्रिटिकल वैल्यू है, प्रॉब्लम है, तुरंत से डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और अगर उसका 10 लाख हो गया तो क्रिटिकल है। तो आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट कर दी। तो ये बेसिकली क्या, किस बेसिस पे करी आपने, पेशेंट के जो लैब की वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि प्लेटलेट की जो वैल्यू आ रही हैं, आपने उस वैल्यू को एनालिसिस किया और फाइंड आउट किया कि मैक्सिमम इतने तक जा सकती है, मिनिमम इतने तक जा सकती है, और कितनी मिनिमम जाने के बाद प्रॉब्लम हो गई, कितनी मैक्सिमम जाने के बाद प्रॉब्लम हो गई। तो जहां प्रॉब्लम हो गई वैसी को आपने सेट कर दिया, तो इसको हम कंट्रोल चार्ट बोलते हैं। ठीक है, और क्या है इसमें, स्टैटिस्टिकल टूल में आता है अनोवा। अब अनोवा क्या है, वर्ड सुना है आपने, एनालिसिस ऑफ वेरिएबल्स, एनालिसिस ऑफ वेरिएबल्स। तो जो भी आपने कंट्रोल चार्ट या रन चार्ट या हिस्टोग्राम या जो भी आपने मेथड यूज किया, उसमें जो वेरिएबल्स आए, डिफरेंसेस आए, उनका स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, अनोवा बोलते हैं। ठीक है, कि क्या वेरिएशंस आ रहे हैं उसमें, ये वेरिएशंस आ क्यों रहे हैं। ठीक है ना, जैसे आपने लैब में कंट्रोल लगाया और वो
इधर ही जा रहा है या इधर ही जा रहा है, तो इसका पॉइंट, ये जो वेरिएबल्स हैं ये क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है? क्या मशीन में कोई गड़बड़ हो गई है, उसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ, या कंट्रोल की कोई प्रॉब्लम है, ठीक से नहीं लगा रहे, व्हाटएवर जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं वो आपको ढूंढना है, फिर उसकी एनालिसिस करना है, उसका डेफिशिएंसी निकालना है, प्रॉब्लम निकालना है। और क्या क्वालिटी टूल्स होती हैं? सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा तो आपने काफ़ी सुना होगा। तो ये सिक्स सिग्मा डायरेक्ट सिक्स सिग्मा नहीं बन गया, ये आपको वन सिग्मा पता होना चाहिए, टू सिग्मा पता होना चाहिए, थ्री सिग्मा पता होना चाहिए, ठीक है ना, फोर सिग्मा, फाइव सिग्मा, देन सिक्स सिग्मा। सेवन सिग्मा हो ही नहीं पाया है अभी तक, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए मैक्सिमम सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा का मतलब क्या होता है? 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। मतलब 99.99% से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो उतनी एक्यूरेसी है, तो वो सिक्स सिग्मा कहलाएगा। अगर वो 95% है, 98% है, तो वो 5 सिग्मा, और जितना कम होता जाएगा वो सिग्मा कम होते जाएंगे। तो सिक्स सिग्मा मतलब हाईली एक्यूरेसी, जो भी हमारी परफॉर्मेंस है किसी भी चीज़ में। जैसे एक एग्जांपल लीजिए पिज़्ज़ा डिलीवरी का, तो ये प्रोसेस पे अप्लाई होता है। अब पिज़्ज़ा डिलीवरी का बोलते हैं ना कि 30 मिनट्स में हम डिलीवरी कर देंगे, तो क्या वो एक दिन में उन्होंने सिक्स सिग्मा अचीव कर लिया? हो सकता है पहले उन्होंने डिलीवरी का टाइम रखा हो 15 मिनट और उन्होंने देखा हो कि नहीं यार हम तो नहीं कर पा रहे डिलीवर, धीरे 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 करके उनको फाइनली 30 मिनट्स पे उन्होंने कई बार प्रोसेसेस को चेक किया और फाइंड आउट किया कि हाँ 30 मिनट्स में हम आराम से पिज़्ज़ा डिलीवरी कर सकते हैं, तो उन्होंने उसको सिक्स सिग्मा प्रोसेस में डाल दिया। वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी कि कितने किलोमीटर्स के अंदर करना है, कितने टाइम में हम डिलीवर कर सकते हैं, ट्रैफिक जाम हुआ तो लेट तो नहीं हो जाएंगे, वो सब चीज़ें। और अपने लिए उस टूल को फॉलो करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या करी? एक पनिशमेंट भी रखा, क्योंकि बिना पनिशमेंट के, बिना डर के या बिना किसी गोल के आप कोई भी स्टेप्स लेते हैं तो हो सकता है बाद में आप उसको फॉलो करना बंद कर दें। तो चीज़ फॉलो होती रहे, अचीवमेंट मिलता रहे, सिक्स सिग्मा बना रहे, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अगर 30 मिनट में डिलीवर नहीं किया तो पैसे नहीं लेंगे। तो उन्होंने अपने लिए एक पनिशमेंट रखा या टारगेट रखा कह सकते हैं हम। तो इट मीन्स उन्होंने इतना उसको स्टडी कर लिया कि कर ही देंगे, नहीं किया तो फिर हम उसका पनिशमेंट लेंगे। क्योंकि जब पनिशमेंट मिलता है तो क्या करते हैं हम? फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। तो इसीलिए सिक्स सिग्मा टूल में मेनली क्या आता है? DMAIC। DMAIC क्या है समझ लीजिए। सिक्स सिग्मा में हम क्या बात करते हैं? D फॉर डिफाइन, M फॉर मेजर, A फॉर एनालाइज, I फॉर इम्प्रूव एंड C फॉर कंट्रोल। तो जैसे अगेन पिज़्ज़ा का एग्जांपल बताऊं, उन्होंने डिफाइन कर दिया कि हम पिज़्ज़ा को 30 मिनट में डिलीवर करेंगे। फिर उन्होंने उसको मेजर किया, चेक किया कि क्या हम 30 मिनट्स में डिलीवर कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस की कि हाँ जी हम 30 मिनट्स में डिलीवर कर पा रहे हैं। बहुत सारा डेटा उन्होंने इकट्ठे किया। जैसे मान लीजिए मैं डेटा एक प्रोसेस पे सिक्स सिग्मा लगाना चाहता हूँ कि ऑफिस में कितनी देर में पहुँचता हूँ, तो मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया कि मैंने इतने बजे घर से निकला और मैं इतने बजे पहुंचा। नेक्स्ट डे मैंने देखा कि मैं इस टाइम पर निकला और इस टाइम पर पहुंचा। थर्ड डे मैंने महीने, 2 महीने, 3 महीने की स्टडी कर ली और फाइनल मैंने देखा कि चाहे जाम हो, चाहे मेट्रो लेट हो जाए, चाहे
मैं फास्ट चलूँ, चाहे मैं थोड़ा धीरे चलूँ, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चाहे मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ बीच में, मेरी स्पीड कम हो गई है चलने की, या कोई और मैटर है, कोई मुझसे बीच में मिल गया जिससे मैं बात करने लग गया, वॉट वो सारी चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, मेजर किया उसको, और फिर मैंने डिफाइन कर दिया कि हाँ मैं इतने टाइम में तो ऑफिस पहुँच ही जाता हूँ। तो मैंने उसको डिफाइन किया, लेकिन इसको स्टॉप नहीं करना है। डिफाइन करने के बाद मैंने उसको मेजर किया, एनालाइज किया कि हाँ प्लस माइनस किया, फिर उसमें इम्प्रूव किया। तो जब जैसे मैंने डिफाइन कर दिया और मेजर किया और पता लगा कि नहीं भाई साहब 30 मिनट्स में डिलीवर नहीं हो रहा है, 2 घंटे मैंने कह तो दिया कि मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन 2 घंटे में मैं पहुंच नहीं पा रहा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। और जो स्टेप्स लिए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोसेसेस के लिए, वो मुझे मॉनिटर करने पड़ेंगे। कंट्रोल मीन्स व्हाट, मॉनिटर, चेक करते रहना पड़ेगा कि हाँ ये स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अब मैंने मान लीजिए कहा कि मैं अगर आराम से फ़ोन पे बात करते हुए जाता हूँ तो उसकी वजह से मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ, या बीच में कोई मुझे मिल जाता है मैं उससे बातें करने लग जाता हूँ तो मैं लेट हो जाता हूँ। तो आपने एक रूल बना दिया कि नहीं भाई साहब मैं किसी से बात नहीं करूँगा बीच में जाते वक्त, लेट हो जाऊँगा। तो वो आपने क्या ले लिया, इम्प्रूवमेंट का प्लान बना लिया, और फिर उसको आपने मॉनिटर भी किया कि ऐसा तो नहीं हो रहा, आप कंट्रोल करेंगे। तो DMAIC मेथडोलॉजी में बेसिकली यही है कि आप अपने प्रोसेसेस को डिफाइन करते हो, फिर मेजर करते हो, एनालाइज करते हो, इम्प्रूव करते हो। अगर इम्प्रूवमेंट का कहीं स्कोप है तो उसको इम्प्रूव करते हो, एंड देन उसको मॉनिटर करते रहते हो, कंट्रोल करते हो उसको। और अगर ये प्रोसेस आपका इसी तरीके से चलता रहता है तो आपका प्रोसेस जो है वो 6 सिग्मा लेवल पर पहुंच जाता है, फिर आप उसका 6 सिग्मा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके मैनेजरियल टूल्स भी होते हैं। मैंने आपको एनालिटिकल टूल्स बताए, स्टैटिस्टिकल टूल्स बताए, मैनेजरियल टूल्स भी होते हैं। अब मैनेजरियल टूल्स क्या क्या हैं, आपका लीन है, लीन सिग्मा या लीन 6 सिग्मा सुना है? तो ये आपका मैनेजरियल टूल है। लीन 6 सिग्मा बेसिकली किस लिए होता है, टू रिड्यूस वेस्ट। आपको कोई भी प्रोसेसेस में, किसी भी काम में लगता है कि ये काम कुछ भी बेनिफिट नहीं दे रहा गोल में, आपका जो गोल है, जो पर्पज है, उस पर्पज को सॉल्व करने में ये प्रोसेस या ये इंस्ट्रूमेंट या ये फैसिलिटी कुछ भी इनपुट नहीं दे पा रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उस केस में आप उसको वेस्ट समझ के उसको हटा देंगे। क्लियर है? तो इसको हम लीन 6 सिग्मा बोलते हैं। हम कोई भी प्रोसेसेस लेते हैं, उस प्रोसेस में हम देखते हैं कि वेस्ट कहाँ कहाँ है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई बेनिफिट ही नहीं है और हम उसको अननेसेसरली ऐड किए हुए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कॉस्ट में प्रॉब्लम आ रही हो सकता है मेरा वेटिंग टाइम इंक्रीज हो रहा हो, डिले हो रहा हो सर्विस में। वो सारे फैक्टर्स को आपको दिमाग में रख के लीन 6 सिग्मा करना होता है। समझ गए? लीन का मतलब ही समझ लीजिए अप टू द पर्पज, कि पर्पज के अलावा कुछ भी प्लस माइनस जो यूजलेस चीज़ें हैं उन चीज़ों को वहाँ से रिमूव कर देना, वेस्ट को रिड्यूस करना। और क्या है आपका PDSA, PDSA सुना है? प्लान डू स्टडी एक्ट। आपने कोई भी प्लान बनाना है, अब प्लान बना लिया तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, तो इम्प्लीमेंट करना है।
फिर उसको स्टडी करना है। अब ये सारी टूल्स लगभग मिलती जुलती हैं, आप कोई भी टूल यूज कर लीजिए अपना क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको सारी टूल्स यूज करनी है हर साल, आप हर साल अलग अलग टूल ले लीजिए, आपको सारी टूल्स की नॉलेज भी हो जाएगी, अच्छे से आप उसको इम्प्लीमेंट करना भी सीख जाएंगे। एंड देन एक्ट। तो आपने कुछ भी प्लान बनाया कि मान लीजिए मेरे यहाँ मेडिकेशन एरर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपने इसके ऊपर काम करना है, तो आपने प्लान बनाया कि हम क्या काम करेंगे, वो प्लान हो गया आपका। अब उस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने जो भी प्रोसेसेस लिए कि हम फॉर्म बनाएंगे, हम इस ऑडिट करेंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, वॉट एवर, वो आपने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आपने उसको स्टडी किया कि वो जो हमने इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेसेस बनाए थे या फॉर्मेट्स बनाए थे वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखना है प्रोसेसेस को, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें तब भी एक्ट करना है। तो कंटिन्यू रखना है या फिर हमें उसमें कोई मॉडिफिकेशन चेंजेस लाने हैं, प्लान में कोई मॉडिफिकेशन लानी है, उस तरीके से करके हम उस पर एक्शन लेना है। तो एक्शन प्लान क्या होता है बेसिकली, वेयर एवर देयर आर डेफिशिएंसीज, तो हमें उसका एक्शन प्लान बनाना होता है। इफ़ देयर आर नो डेफिशिएंसी देन व्हाट, हमें उसको मॉनिटर करते रहना पड़ता है। अगर हमने मॉनिटरिंग बंद कर दी तो फिर वो चीज़ फिर से होने लग जाएगी और प्रॉब्लम फिर से कर होने लग जाएगी। तो मॉनिटरिंग भी ज़रूरत है। जैसे हमने DMAIC में पढ़ा, सिक्स सिग्मा में, वैसे ही PDSA में हमें प्लान, डू, स्टडी, एक्ट, ये हमें प्रोसेसेस फॉलो करने होते हैं। और क्या मैनेजरियल टूल है, फोर्स फील्ड एनालिसिस। अब ये क्या है, समझ लीजिए, एक तरफ पॉजिटिव फोर्स है, एक तरफ नेगेटिव फोर्स है, और बीच में है आपका पर्पज। अब आपको 4 3 2 1 मान लीजिए आपने ऐसे मार्किंग दे दी 1 2 3 4 और आपने इसका टोटल कर लिया। कोई भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो, आपने उसके लिए क्या किया, पॉजिटिव फोर्सेस का देखा टोटल, नेगेटिव फोर्सेस का देखा टोटल कितना आ रहा है, और उसके बेसिस पे आपका जो डिसीजन है वो आप ले सकते हैं कि मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। या हो सकता है आप जो पर्पज है उसी तरफ जाना चाहें। नेगेटिव फोर्सेस का जो टोटल है मान लीजिए वो आपका 11 है, पॉजिटिव का 10 है, तो इस 11 को माइनस करना और इसको प्लस करना। कैसे करेंगे आप, क्या मेथडोलॉजी यूज करेंगे, क्या प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान बनाएंगे जिससे कि आपका जो पर्पज है वो सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली ये तो आपको एक टूल है जो आपको रिजल्ट देगा कि ये पॉजिटिव फोर्स हैं, ये नेगेटिव फोर्स हैं। अब आपको लग रहा है कि नहीं नेगेटिव फोर्सेज ज़्यादा हैं, इस आइडिया को ड्रॉप कर देते, तो आप ड्रॉप कर दीजिए, आपकी चॉइस है। आपको लगता है नहीं ये नेगेटिव्स हैं, ये पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज़्यादा है, लेकिन ये नेगेटिव्स ज़्यादा इस वजह से हैं, तो उन वो वजहों को ढूंढ के उसको रिड्यूस करके आपने प्लान बनाया कि पॉजिटिव इसमें ये चीज़ें हो जाएंगी अगर ये नेगेटिव हम ये रिड्यूस कर दें। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना पॉजिटिव इंक्रीज करके अपना पर्पज सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आगे जा सकते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देके बताऊं कि आपने कहा कि हमें कोई नया इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर करना है। सो कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं, मान लीजिए हम गिटार बना रहे हैं नया, तो आपने उसमें पॉजिटिव फाइंडिंग देखी कि कस्टमर की डिमांड है कि कुछ नया, कुछ स्पेसिफिक हो, ठीक है। आपने पॉजिटिव फाइंडिंग देखी कि उसमें कॉस्ट आपकी जो है वो उससे ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब बेनिफिट आपको ज़्यादा हो जाएगा, उसमें कॉस्ट कम लगेगी और बेनिफिट ज़्यादा होने वाला है।
आपने देखा कि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है तो कस्टमर फ्रेंडली होगा। नेगेटिविटी देखा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अभी ओल्ड पैटर्न पे ही काम कर रहे हैं, उनको नए आइडियाज़ नए विचार अच्छे ही नहीं लगते, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहता, इस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये आपकी नेगेटिव फाइंडिंग्स हो गई। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पे करना, कॉस्ट बढ़ेगी, या नए एम्प्लॉय लाने के लिए आपको फिर से आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, ज़्यादा सैलरी पर आ रहे हैं, तो ये आपके नेगेटिव पॉइंट्स में चले जाएंगे। तो आप कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलोगे, वो आपको प्लान इस तरीके से करके आपको उसका बनाना पड़ेगा। कि हो सकता है आप कहें कि इसमें से हमको तो यही वाला गिटार करना है, आगे से जो नॉर्मल जो हम पहले से कर रहे हैं वो हमें स्टॉप कर देना है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो हो सकता है जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उसको आप कोई ट्रेनिंग दे दें। आपने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको ट्रेनिंग दे देते हैं, क्योंकि हम पुराने वाले जो पैटर्न है उसको बंद कर रहे हैं, नया पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो एम्प्लॉयज़ कहते हैं ठीक है हम ट्रेंड हो जाएंगे, उनको रख लीजिए। जो कहते हैं नहीं हमें तो हम नहीं चेंज हो सकते, तो वो चले जाएंगे, नए आप हायर कर सकते हो। वॉट जो भी है, मैं आपको यहाँ गाइडलाइन बताने के लिए नहीं हूँ कि क्या करना है, बट हाँ टूल्स कैसे आपको यूज करके आपको फ़ायदा कर सकती हैं, वो डिसीजन आपका होगा कि उस टूल का आपको क्या यूज करना है। ठीक है, और क्या मैनेजरियल टूल है? एफिनिटी डायग्राम, मैट्रिक्स डायग्राम, एंड ट्री डायग्राम। ठीक है, सो एफिनिटी डायग्राम बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए एक डायग्राम बनाते हैं आप, स्टार्टअप प्रॉब्लम है। अब स्टार्टअप प्रॉब्लम क्या है कि भैया मैं कुछ स्टार्टअप करने जा रहा हूं, अब उसमें क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं, एचआर रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं कि मुझे न्यू स्टाफ जो हैं वो सर्च करने हैं, या मेरे पास कंपिटेंट स्टाफ ही नहीं है, मुझे कंपिटेंट स्टाफ ढूंढने हैं, या टीम मेरे पास छोटी है, स्मॉल टीम। ये फाइनेंस एक इशू हो सकता है कि मेरे पास स्मॉल कैपिटल है, या मेरे को इन्वेस्टर ही नहीं मिल रहा है, कोई लो इन्वेस्टमेंट, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टअप के लिए, मान लीजिए एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं एक नई फील्ड में कूदना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं चाय की दुकान खोलूँ, लेकिन मुझे ना खुद को चाय बनाना आता, ना मुझे पता कि दुकान में कहाँ से चाय पत्ती लेते हैं, कहाँ से मुनाफा होता है, कहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीदना होता है। हो सकता है मुझे उसका एजुकेशन ही ना हो, मैंने कभी ट्रेनिंग ही ना ली हो, काम ही ना किया हो उसके बारे में। तो जब मैंने काम ही नहीं किया तो रिस्क ज़्यादा है। क्लियर है? तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम एक एफिनिटी डायग्राम में बनाते हैं। पर्पज क्या है एफिनिटी डायग्राम का? पर्पज है एफिनिटी डायग्राम का कि जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी किसी भी प्रोसेस के लिए, या कोई आपने मीटिंग करी, या कोई रिसर्च करी, उसमें आपने फाइंड आउट करा कि कहाँ कहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या क्या सॉल्यूशंस निकालेंगे, तो वो हमारा एफिनिटी डायग्राम में आ जाता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम मैट्रिक्स डायग्राम की। ठीक है, इसको अभी साफ कर लेते हैं। मैट्रिक्स डायग्राम क्या है? तो एफिनिटी डायग्राम पढ़ लिया हमने, अब मैट्रिक्स डायग्राम क्या है वो समझिए।
ग्रुप 3, सी भी 3 है, वाई भी 3 ग्रुप है, एक्स 4 ग्रुप्स एंड रूफटॉप 1 ग्रुप। सो आपको समझ में आ रहा होगा ग्रुप की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। मैट्रिक्स डायग्राम मतलब आप किसी भी 2 ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं तो वो एल टाइप का शेप बन जाएगा, उसका टी टाइप का शेप बनेगा जब आप 3 ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं। जैसे आपने कोई भी पॉइंट्स लिए और उसको आपने, तो ये क्या बन गया, एक एल टाइप का शेप बन रहा है। देन आपका इसी में आपने जैसे ये और आपके इनपुट्स हैं, ये आपके इनपुट्स हैं ये, तो आपका इस टाइप से करके डायग्राम बना, वो टी डायग्राम हो गया एक तरीके से करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अब ग्रुप यहाँ पर 3 हैं, 1 2 3, तो 3 ग्रुप में आपका सी डायग्राम, वाई डायग्राम 3 ग्रुप में आएगा, एक्स आएगा 4 ग्रुप में, क्योंकि वो ऐसे है तो आपके यहाँ पर पॉइंट हैं, यहाँ पर पॉइंट है, ये इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स डायग्राम क्या करता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में या तो कंपैरिजन रिलेशंस बिटवीन दोज ग्रुप्स या डिफरेंसेज वो निकालता है, तो इसको हम मैट्रिक्स डायग्राम कहते हैं। क्लियर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनाई जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें एक्शन प्लान बनाने के लिए, या प्रोसेसेस के लिए, मतलब रिलेशंस देखने के लिए या फिर प्रॉब्लम्स देखने के लिए। और क्या बात की थी हमने, और कौन सा डायग्राम था, एफिनिटी डायग्राम, मैट्रिक्स डायग्राम, और था ट्री डायग्राम। अब पेड़ कैसा होता है, ट्री से तो आपको समझ में आ रहा होगा पेड़ कैसा होता है, उसी तरीके का डायग्राम बनता है ये। तो आप इसको इस तरीके से करके भी बना सकते हैं या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। ऐसे भी बना सकते हो। बेसिकली जैसे पेड़ होता है उसका रूट है, अब रूट में आपके उसके ये स्टेम हो गया आपका, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रॉब्लम्स हो गई या इनपुट्स हो गए, इस तरीके से करके, या फिर ऐसे आपने पेड़ को लिटा दिया, इस तरीके से करके आपका ट्री डायग्राम बनता है। अगेन ट्री डायग्राम किसके लिए आप बना सकते हो, कोई भी रूट कॉज एनालिसिस के लिए बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए बना सकते हो, या कोई प्रोसेस के लिए बना सकते हो कि कोई प्रॉब्लम अकर हुई, कोई प्रॉब्लम हुई तो स्टेप बाय स्टेप उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ए बी सी डी। फिशबोन डायग्राम और ट्री डायग्राम में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए आप कि फिशबोन डायग्राम में तो क्या होता है, आपका ये मेन बोन होता है, यहाँ पर आपका रूट कॉज निकल के आता है और उसके अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट मेन आपके की पॉइंट्स होते हैं, जैसे मेन मटेरियल मैंने बताया था। लेकिन ट्री डायग्राम में वो स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं, उसी में से अंदर से निकलेंगे। जैसे ये ए है तो ए के अंदर से बी और सी में है तो सी डी ई, यहाँ पर एफ है तो एफ जी है। मतलब एक प्रॉब्लम के 2 पहलू, उन 2 पहलू की वजह क्या हो सकती है, वो 2 पहलू, इस तरीके से करके वो फ्लो में ट्री की तरह बढ़ता जाएगा। लेकिन फिशबोन में अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर वो चीज़ें हैं।
तो ये हल्का सा डिफरेंस है। जब आप इसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कोई, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा आपने देखा दुनिया भर की टूल्स हैं, केवल यही टूल्स नहीं है, और भी टूल हैं। 8D टूल्स भी होती है एक, जिसमें आप 1D 2D 3D 4D 5D इस टाइप से करके आप डिफरेंट डायमेंशंस को लेके आप 8 उसके एस्पेक्ट बनाते हैं कि 8 भाग में उसको डिवाइड कर देते हैं किसी प्रॉब्लम को या किसी प्रोसेसेस को। तो ऐसी बहुत सारी टूल्स हैं, दुनिया भर की टूल्स अवेलेबल हैं जो आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। केवल वही टूल नहीं जो NABH की बुक में दी हुई हैं, कोई भी क्वालिटी टूल्स, जैसे 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी होती हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसमें स्टडी करना है, पढ़ना है टूल्स के बारे में, और ज़्यादा डिटेल में जानना है। बेसिक मैंने आपको बता दिया। तो इसके लिए आप AHRQ इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इनकी टूल्स हैं क्वालिटी की A to Z, मतलब केवल 7 टूल्स ही नहीं, A to Z जितनी भी क्वालिटी की टूल्स हैं वो सारी टूल्स उन्होंने डिस्क्राइब की हुई हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और बेसिकली आप जब जैसे गूगल पे ढूंढेंगे या कहीं और सर्च करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन देखेंगे, तो आपको जो ये टूल्स हैं क्वालिटी की वो ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें जो एग्जाम्पल हैं, इस टाइप की स्टडी जो होती हैं हेल्थ केयर लाइन में थोड़ा कम होती हैं, क्योंकि अभी हेल्थ केयर लाइन में क्वालिटी को ना उतना ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए तो NABH आया। बाकी इंडस्ट्री में तो बहुत पहले से क्वालिटी है, जैसे 7 स्टार होटल होते हैं, 5 स्टार होते हैं, रेटिंग बहुत पहले से थी। कंपनीज भी अपना रेटिंग करती रहती हैं, बहुत पहले ही 6 सिग्मा, बताइए टोयोटा ने कितने पहले उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। लेकिन हेल्थ केयर लाइन में धीरे धीरे ये चीज़ें आ रही हैं समझ। तो उसको समझने के लिए बेस्ट क्या है कि आप अच्छे रिसोर्सेज को यूज करें। तो AHRQ एक बहुत अच्छा रिसोर्सेज है। अकेडमी ऑफ हॉस्पिटल रिसर्च एंड क्वालिटी, पहले भी कई बार बता चुका हूं मैं इसके बारे में। तो इसको आपको फॉलो करना है। आपको A to Z जितनी भी क्वालिटी की टूल्स हैं हेल्थ केयर के एग्जांपल्स के साथ, उसमें हॉस्पिटल्स के एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि आप कहां कहां उन टूल्स को यूज कर सकते हो, कैसे यूज किया गया, क्या उसका रिजल्ट था, कहां पर डेफिशिएंसीज थी, वो बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। तो आप आसानी से उन टूल्स को यूज कर सकते हो। ठीक है। सो AHRQ की वेबसाइट पे आप जाइए, क्वालिटी टूल्स देखिए, या गूगल पे आप डालेंगे AHRQ क्वालिटी टूल्स, तो आपको A to Z जितनी भी क्वालिटी की टूल्स हैं, A to Z का मतलब क्या है, इन्होंने नहीं छोड़ा एक भी टूल्स। A से स्टार्ट होने वाली टूल से लेके Z तक स्टार्ट होने वाली टूल का कोई भी नाम है, जैसे काइजन सुना है आपने, क्वालिटी में है। तो इस टाइप के जो भी वर्ड हैं क्वालिटी में जो आप सुनते आ रहे हो या आपने नहीं भी सुने होंगे, वो सब इसमें बात करने वाले हैं। तो क्वालिटी टूल्स के लिए आप AHRQ फॉलो करिए, और जो मैंने आपको बताया बेसिक्स, आपको उसको सारा समझ में आ गया होगा। उन प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हर साल कम से कम एक करना है। तो मेरी एडवाइस अगर मानो आप, तो क्या करो, क्या करना चाहिए आपको, हर साल नया टूल ले लो, हर साल एक नया टूल ले लो, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। जब आप करोगे ना, देखो मैं कितना भी समझा दूं आपको, जैसे आप ऐसे समझ लो कि मैं आपको बताऊं कि गाड़ी चलाने के लिए गियर ऐसे करके ऐसे आगे डालना होता है, फिर करने के लिए फिर ऐसे करके फिर पीछे करना होता है, क्लिच भी दबानी होती है। मैं कितना भी समझा लूँ, आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो इन टूल्स को आप प्रैक्टिकली करिए, अपने सेटअप में इम्प्लीमेंट करिए। नहीं समझ में आए तो फिर पूछिए कैसे करना है, आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था क्लास में, आज फिर बता रहा हूँ आपको क्लास में। पहली क्लास में भी समझाया था, आज फिर समझा रहा हूँ। जो आपकी
सर्विसेज आप ठीक से नहीं कर सकते हो, उनको आउटसोर्स कर दो। जैसे आपको टूल्स आती नहीं है, आपको नहीं समझ में आता, तो स्टैटिस्टिशियन होते हैं, एक्सपर्ट क्वालिटी कंसल्टेंट होते हैं, या क्वालिटी मैनेजर्स होते हैं, जिन्होंने पहले इन टूल्स को यूज किया है। आप उनको आउटसोर्स कर दें, उनकी हेल्प ले लें, उनको कुछ टाइम ट्रेनिंग के लिए बुला लें कि हमें कोई टूल इंप्लीमेंट करनी है, आप हमें समझा दीजिए। हर कोई पेट से सीख के नहीं आता, ये चीज़ समझ लीजिए। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ के लिए आप ट्रेनिंग ले लें, स्पेसिफिक डिफरेंट टूल्स के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इसके लिए आप ट्रेनिंग ले लें, किसी के अंडर में काम कर लें, उसको सीख लें, और उसके बाद आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो। समझ रहे हैं? तो कोई भी क्वालिटी टूल्स आप फॉलो कर सकते हैं हर साल, बट अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो हर साल नई क्वालिटी टूल्स ने इतनी सारी आपको एनालिटिकल, मैनेजरियल, स्टैटिस्टिकल टूल्स मैंने आपको बताई, आप सारी हर बार एक एक टूल ले लें, या आपको ज़्यादा जल्दी सीखना है तो एक साल में 3-4 टूल ले लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जो प्रोजेक्ट बनाना है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, वो किसके बेसिस पे बनाएं? जो आपके यहाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम ढूंढ के बनाएंगे ना तो अच्छे से काम हो पाएगा, आपका दिमाग भी लगेगा और उसका बेनिफिट भी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ होगा। और केवल खाना पूर्ति के लिए बनाएंगे तो बस वो कॉपी पेस्ट होगा, कहीं से कहीं कुछ आप पढ़ लेंगे और उसको बना देंगे, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्लियर है? टूल्स में कोई डेफिशिएंसीज हो तो आप स्टडी कर लीजिएगा, मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा, हम इसमें फिर डिटेल्ड क्लास कर लेंगे कभी। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो इम्प्लीमेंट करिए, सबसे पहले आप इम्प्लीमेंट करिए, तभी आपको प्रॉब्लम आएगी। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्लास हो जाएगी 0/0। ठीक है? तो कौन कौन से टूल्स यूज करने वाले हो? अनोवा, 6 सिग्मा, ट्री डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, रन चार्ट, हिस्टोग्राम, परेटो एनालिसिस, दुनिया भर की टूल्स हैं, 8D। ठीक है? आपका PDSA साइकिल, PDCA भी होता है, प्लान डू चेक एंड एक्ट, बहुत सारी टूल्स हैं, आप कोई भी टूल्स इंप्लीमेंट कर लिए। FMEA फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस, इसकी भी हमने बात की थी पहले। हीरा है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, दुनिया भर की टूल्स हैं जो आप अपने इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।